हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। तो अभी तक हमने जो चैप्टर्स देखे हैं प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ वीडियो के एंड में मैं दे दूंगी, तो वहां क्लिक करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। सो दो पार्ट्स में मैं चैप्टर कंप्लीट कर रही हूँ। एक में पूरा चैप्टर हो जाता है, दूसरे में एक्स्ट्रा नोट्स समरी वगैरह रहती है। तो क्या आप लोगों को सेकेंड वाला वीडियो नहीं चाहिए अभी के लिए, सिर्फ मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूं? तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि जो सेकेंड पार्ट होता है उसमें व्यूज बहुत कम आ रहे हैं और बनाने में टाइम भी लग रहा है। तो अभी एग्जाम से तो मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाऊं जो आप लोग देखना चाहते हैं ना। सो प्लीज लेट मी नो। ओके, नाउ एक एक लाइक तो कर दिया करिए, क्योंकि 8th क्लास के बच्चे बिल्कुल वीडियोस को लाइक ही नहीं करते। तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वीडियोस बनाना है कि नहीं बनाना है, राइट? और नहीं बनाती हूँ तो फिर मैसेजेस करने लगते हैं, मैम क्लास 8th का बनाइए, क्लास 8th का बनाइए। तो प्लीज बताइएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोब एंड पोंडर के साथ। व्हाई डज इट फील हार्डर टू पैडल अ बाइसिकल व्हेन गोइंग अप हिल देन ऑन फ्लैट ग्राउंड? अगर आप फ्लैट ग्राउंड पे जा रहे हैं तब तो साइकिल चलाना बहुत आसान लगता है, लेकिन अगर आप मान लो कि अप हिल्स जा रहे हैं, ऊंचाई पे चढ़ रहे हैं साइकिल से, तो आपको पैडल करना टफ क्यों लगता है? क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेविटी की वजह से। ये सब हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो ग्रेविटी पुल्स द बाइसिकल। ग्रेविटी जो एक फोर्स होती है, अर्थ अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करती है, वो बाइसिकल को अपनी तरफ डाउनवर्ड अट्रैक्ट करती है, जिस कारण से ऊपर की तरफ जाना टफ हो जाता है। ओके, नाउ व्हाई इज इट इजियर टू स्लिप ऑन अ वेट सर्फेस? अगर कोई गीला सर्फेस है, पानी वगैरह कहीं गिर गया है या ऑयली है, तो आप देखेंगे वहां पे स्लिप हो जाते हैं ना वेट सरफेस पे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह से हमारे पैर और जो जमीन है उसके बीच में फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो जाता है वहां पर, इस वजह से फिसलन आती है, राइट? ये सब आप चैप्टर में पढ़ोगे, सो डोंट वरी। व्हाई डू वी फील लाइट और लाइक वी आर फ्लोटिंग जस्ट आफ्टर आवर स्विंग रीचेज इट्स हाइट पॉइंट एंड बिगिंस टू कम डाउन? ऐसा क्यों होता है कि जब आप ऊपर की तरफ जाते हो झूला झूलते वक्त, तो आपको बिल्कुल हल्का सा फील होता है। तो at the top, swing's speed becomes very low for a moment, so we feel lighter as the seat pushes us less. जैसे झूला झूलते वक्त आप ऊपर की तरफ जब जाते हो, तो वहां पर एक सेकेंड के लिए, कुछ पल के लिए ऐसा होता है कि जो झूले की स्पीड है वो एकदम रुक जाती है या कम हो जाती है। तो हमें ऐसा लगता है हम फ्लोट हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, हल्का फील करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस एक्सप्लोरिंग फोर्सेस चैप्टर करने से पहले आपके मन में आने चाहिए। जैसे व्हाई डू ब्रेक्स, अगर हम ब्रेक्स लगाते हैं तो साइकिल क्यों रुक जाती है ना? स्टॉप साइकिल। तो ये सारे क्वेश्चंस। देन व्हाई डज अ बॉल स्टॉप आफ्टर रोलिंग फॉर सम टाइम? बॉल जो है वो रोल करती है, और मतलब जब आप फेंकेंगे तो थोड़ी दूर तो वो जाएगी, रोल करेगी, लेकिन उसके बाद वो स्टॉप हो जाती है थोड़ी देर बाद। तो थोड़ी देर बाद वो रुक क्यों जाती है? उसको तो बढ़ते रहना चाहिए ना। तो वही सब चीजें आप इस चैप्टर में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सो इट वॉज अ विंडी डे, बहुत हवा चल रही है। सोनाली एंड रागिनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग। साइकिलिंग पे जाने के लिए दोनों बच्चियां बहुत एक्साइटेड हैं। उनके समर वेकेशन जल्दी शुरू होने वाले हैं। वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं ब्यूटीफुल लैंडस्केप अराउंड देयर विलेज। आफ्टर पंपिंग एयर इनटू देयर बाइसिकल टायर्स दे सेट ऑफ। वो साइकिल के टायर में हवा भरती हैं और दोनों चली जाती हैं। एज दे रोड थ्रू द विलेज द विंड रश्ड पास्ट देम। जब वो गांव में साइकिल चला रही होती है तो हवा बहुत तेज चलती है। ओ नो, द विंड इज पुशिंग मी हार्ड सेड रागनी। रागनी कहती है कि हवा मुझे बहुत तेज धक्का दे रही है। तो हंसकर सोनाली रिप्लाई करती है, वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड। हम विंड के अगेंस्ट राइड कर रहे हैं, इसीलिए वी मस्ट पुश आवर पैडल्स हार्डर टू मूव फास्टर। जैसे हवा इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, और आप साइकिलिंग जो कर रहे हो इधर की तरफ साइकिल चला के जा रहे हो, तो अगर विंड इस डायरेक्शन में है तो आपको ऐसा लगेगा विंड हमें धकेल रही है पीछे की तरफ। तो आपको तेज तेज और ज्यादा हार्डर पैडल मारना पड़ेगा ताकि आप आगे जा पाए, है ना? तो अपोजिट विंड डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ये यहाँ पर बोला गया है। नाउ द राइड टुक देम अप अ लॉन्ग पार्ट टू अ हिल टॉप। अब एक ये लोग जो राइड करके जा रहे हैं हिल टॉप पे जा रहे हैं, पहाड़ की ऊंचाई पर जा रहे हैं। सम पार्ट्स ऑफ द रोड्स वर रफ व्हेन दे फाउंड इट हार्ड टू पैडल व्हाइल अदर पार्ट्स वर स्मूदर। कहीं पर उनको बहुत आसानी से वो पैडल कर पा रहे हैं, कहीं कहीं पर उनको थोड़ा सा टफ भी लग रहा है। When they reached the top and were enjoying the view, they heard thunder and saw
फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग एट अ डिस्टेंस, जब वो हिल की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनको कुछ थंडर यानी बादल गरजने की आवाज आती है, लाइटनिंग यानी बिजली चमकती हुई दिखती है। इवन दो इट लुक्ड ब्यूटीफुल दे डिसाइडेड टू हेड बैक इमीडिएटली। वो सुंदर तो लग रहा है देखने में, लेकिन वो लोग डिसाइड करते हैं नहीं नहीं हमें रिटर्न जाना चाहिए। ऑन द वे बैक व्हाइल पासिंग अ हर्ड ऑफ शीप दे प्रेस देयर बाइसिकल बेल एंड टर्न द हैंडल्स टू चेंज डायरेक्शन। जब वो वापस आ रही थी तो उन्होंने देखा हर्ड ऑफ शीप, हर्ड ऑफ शीप मतलब होता है भेड़ का जो झुंड होता है, वो वहां से होकर जा रहा है ना, तो बाइसिकल की बेल जोर जोर से बजाती हैं और डायरेक्शन चेंज करती हैं अपने साइकिल का। एज दे वर कमिंग डाउन द स्लोप ऑफ हिल दे रियलाइज दैट देयर बाइसिकल वर मूविंग डाउन एट अ ग्रेट स्पीड इवन दो दे वर नॉट पैडलिंग। अब जब वो विंड का डायरेक्शन कैसे था, इस तरफ को था, है ना, यहां पर था विंड का डायरेक्शन। अब जब वो वापस आ रही हैं हिल से तो कैसे आ रही हैं, इधर से आ रही हैं, तो हवा ही इनको धक्का दे रही होगी पीछे से, तो इन्हें ऐसा लग रहा है साइकिल और तेज चल रही है, कम पैडल मारने पे भी तेज चल रही है, क्योंकि हवा भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में वो लोग साइकिल चला रहे हैं। तो सोनाली कहती है इट्स थ्रिलिंग, इट सीम्स समथिंग इज पुलिंग अस डाउन हिल, व्हाट कुड इट बी। तो फिर सोनाली कहती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई हमें पीछे से, डाउन हिल मतलब पहाड़ पे से नीचे की तरफ कोई धकेल रहा है ना, या खींच रहा है नीचे की तरफ, ये क्या हो सकता है। तो यही फोर्स होता है, और क्या होता है इसी को चैप्टर में जानेंगे। ओके, ये जो इमेज दी गई थी ना, इसी का आपको बताया गया है कि जब यहाँ पे इनको डायरेक्शन चेंज करना है तो वो रिंग करती हैं बाइसिकल की, और भेड़ का झुंड जा रहा है, ये सब आप चीजें आपको दिखाई गई। यहाँ लाइटनिंग है। अब जब इधर से हवा चल रही है और ऐसे ही आपको नीचे आना है तो ऐसा लगेगा हवा आपको पीछे से धक्का दे रही है, तो आपको जो पेडलिंग है वो कम करनी पड़ रही है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। तो चैप्टर स्टार्ट होता है यहां से कि फोर्स, फोर्स होता क्या है, व्हाट इज फोर्स। लेट अस एक्सपीरियंस द पुश एंड पुल। अब पुश और पुल के बारे में समझते हैं, उससे हम फोर्स के कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करेंगे। एक्टिविटी है 5.1, लेट अस एक्सप्लोर। टेक अ लार्ज कार्डबोर्ड बॉक्स, इस तरीके का बॉक्स आपको लेना है। ट्राई मूविंग द बॉक्स इन एज मेनी डिफरेंट वेज एज यू कैन थिंक ऑफ। इस बॉक्स को मूव करना है, किस तरीके से करना है वो आपके ऊपर है। जैसे पहला यहाँ पे दिया हुआ है कि धक्का देकर किया जा रहा है इसको मूव। दूसरा है, ये पहला जो है इसे हम बोलते हैं पुशिंग, पुश करा जा रहा है। फिर सेकंड में रस्सी बांध के अपनी तरफ बच्ची खींच रही है, इसको मूव कर रही है बॉक्स को, तो इसमें क्या हो रहा है, पुलिंग हो रहा है, अपनी तरफ खींच रही है। देन थर्ड में क्या हो रहा है, बच्चा इसको उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है ना, तो पुलिंग अप, ऊपर की तरफ उठा रहा है और कैरिंग कर रहा है। तो इन तीनों ही डायरेक्शन में क्या, तीनों ही चीजों में क्या हुआ, बॉक्स जो है अपनी जगह से मूव करेगा, इसमें इधर जाएगा, इसमें बॉक्स इधर आएगा और इसमें ऊपर की तरफ उठा। अब आगे देखते हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, अब शायद कम आएगी। नाउ डिड यू मूव द बॉक्स इन एनी अदर वेज दैट शोन इन फिगर 5.1। जो अभी हमने फिगर में देखा, क्या इसके अलावा भी आपने किसी और डायरेक्शन में बॉक्स को लिफ्ट कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। इन ऑल द वेज दैट यू माइट हैव यूज्ड टू मूव द बॉक्स यू हैड टू अप्लाई पुश और पुल टू द बॉक्स। या तो आपको बॉक्स को पुश करना होगा या पुल करना होगा, तभी आप बॉक्स को मूव कर सकते हैं। जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। तो साइंस में फोर्स किसे कहा जाता है, जो आप पुश और पुल फोर्स लगा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इसी को क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। ओके, नाउ आगे देखते हैं 5.2 एक्सरसाइज। सो What can a force do to the bodies on which it is applied। जो हम फोर्स लगा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या कर सकता है उन बॉडीज पे। सो वी एक्सपीरियंस पुश और पुल इन आवर डेली लाइव्स ऑल द टाइम। ये हर वक्त हम अपनी लाइफ में देखते हैं, ऑफन विदाउट इवन रियलाइजिंग इट। हम रियलाइज भी नहीं करते और दिन भर हम बहुत से काम ऐसे करते हैं जिसमें पुश और पुल का हमें इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कुछ एक्सपीरियंस यहाँ एनालाइज किए गए हैं। एक्टिविटी 5.2, लेट अस एनालाइज। थिंक ऑफ अ सिचुएशन वेयर अ फोर्स पुश और पुल इज अप्लाइड एंड लिस्ट देम इन टेबल 5.1। जहां पर ये एक्शन यूज होते हैं, हम पुश और पुल यूज करते हैं, उनको 5.1 यहाँ टेबल दिया गया है, इसमें डिफरेंट एक्शन को उनके इफेक्ट्स के साथ फिल करना है। ठीक है, एनालाइज करना है हर सिचुएशन को और लिखना है। राइट द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन टेबल 5.1, सम सिचुएशन एंड देयर इफेक्ट्स आर ऑलरेडी लिस्टेड फॉर यू। तो कुछ चीजें तो दी गई हैं, कुछ हमें फिल करनी है। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे, योर फ्रेंड, यहाँ पे एक्शन क्या दिया है कि आपका कोई फ्रेंड है, उसने होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। वो आप साइकिल चला रहे हो, पीछे से उसको पकड़ रहा है कि आगे ना जा पाए साइकिल, तो वो क्या होगा, पुल होगा। वो अपनी तरफ खींच रहा है ना, पुल कर रहा है। अगर हम आगे की तरफ धक्का देते हैं तो वो पुश होता है, अपनी तरफ कोई चीज खींचते हैं तो पुल होता है। ठीक है, देन पुल, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, स्टॉप हो जाएगी साइकिल, या स्पीड जो है आपकी बाइसिकल की वो धीरे हो जाएगी, है ना। ऐसे ही हिटिंग अ मूविंग बॉल विद अ बैट, कोई बॉल
मूव कर रही है उसको आप बैट से हिट करो तो क्या होगा, इसे पुश कहेंगे क्योंकि बॉल को हम दूर भेज रहे हैं, है ना। तो चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉल, इससे क्या होगा, बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देन प्रेसिंग एन इन्फ्लेटेड बलून, अगर एक फूला हुआ बलून है उसको आप प्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो तो क्या होता है, पुश होता है। इससे बलून का शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ऐसे यहां पर मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे ओपनिंग अ डोर बाय पुलिंग द हैंडल, ठीक है, हैंडल को पुल करते हैं और तब डोर को ओपन करते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, पुल किया, अपनी तरफ खींचा डोर को, तो क्या होगा, डोर ओपन्स एंड स्टार्ट्स मूविंग। ओके, तो ऐसे बहुत सी चीजें आप लिख सकते हो, जैसे स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, यहां देखो एक इमेज में दिया भी हुआ है, ये रहा स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड। तो इसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, अगर आप स्ट्रेच करोगे रबर बैंड को तो पुल होगा, इससे क्या इफेक्ट होगा, रबर के शेप में चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जांपल, डज अ फोर्स कॉज अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू स्टॉप, कैन इट चेंज स्पीड और डायरेक्शन ऑफ मोशन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, क्या जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज की स्पीड को रोक सकता है या फिर उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे, हाँ, शेप भी चेंज कर सकता है। इस केस में आप देख सकते हो रबर को आप खींचोगे शेप चेंज हो रहा है, यहाँ पे बॉल मूव होके आ रही है लेकिन यहाँ पे हाथ से जैसे ही रोका, फोर्स लगाया तो बॉल रुक जाएगी, इसकी स्पीड रुक जाएगी, है ना। डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, बॉल को अगर इधर बॉल आ रही है और हाथ से हम इधर की तरफ धकेलते तो बॉल का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं, वही आगे यहाँ दिया हुआ है, चलिए रीड करते हैं। So, in everyday life, we come across many situations where a force is applied. For example, opening a drawer. अगर हम drawer open कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ image में दिया हुआ है, ये रहा, या अगर हम ड्रॉर ओपन कर रहे हैं या रबर स्ट्रेच कर रहे हैं रबर बैंड को, या स्टॉपिंग अ बॉल, किकिंग फुटबॉल, अप्लाइंग ब्रेक्स ऑन अ मूविंग बाइसिकल, रोलिंग अ चपाती और टर्निंग द स्ट्रीट स्टीयरिंग हैंडल ऑफ एन ऑटो रिक्शा। तो ये सारी चीजें करने पर क्या होगा, हम चीजों को, हमारे जो एक्शंस हैं उससे फोर्स अप्लाई हो रहा है। व्हाट इफेक्ट्स कैन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस हैव एन ऑब्जेक्ट, तो इससे क्या एप्लीकेशन होगा, क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट, अगर कोई बॉल रुकी हुई है उसको, या फुटबॉल है, आप वो एक जगह स्थिर है, रुकी हुई है ना, रेस्ट पोजीशन में है, आप उसको जैसे ही मारते हो पैर से तो वो क्या होगा, मूव होने लग जाएगा। या फिर स्पीड चेंज हो जाएगी, अगर धीरे धीरे कोई बॉल जा रही है, अगर आप उसको और जोर से धक्का दे दो तो और तेज हो जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मोशन का, या फिर शेप में चेंजेस आ जाएगा। और कॉजेस सम और ऑल ऑफ दीज केसेस, या तो इनमें से कोई एक होगा या बहुत से होंगे या सारे भी चेंजेस हो सकते हैं। ओके, सो दिस बॉय is saying, does this mean that whenever there is a change in speed or direction or change in shape, a force is acting on the object? तो क्या ये बच्चा कह रहा है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई चीज उसकी स्पीड में चेंज हो, उसके शेप में चेंज हो, तो हम क्या कह सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो दिस गर्ल इज सेइंग यस, नन ऑफ दीज टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये गर्ल कह रही है हाँ, इसे हम फोर्स कह सकते हैं क्योंकि कोई भी काम बिना फोर्स के नहीं हो सकते, इनमें से कोई से भी एक्शन। अब दिया हुआ है अ स्टेप फॉर द, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मानो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पे, मतलब हिल डुल नहीं रहा, आराम से एक जगह पर है। नाउ डज इट मीन दैट नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, क्या इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है ऑब्जेक्ट पे। इट मीन्स दैट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट्स आर बैलेंसिंग वन अदर। जैसे एक बॉल यहाँ पर स्थिर है, ठीक है, बॉल है, अब वो मूव नहीं कर रही है, एक जगह पर रुकी हुई है, तो क्या इसका मतलब इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, नहीं, फोर्स तो कर रहा है एक्ट, लेकिन बहुत सारे फोर्स है तो उसको बैलेंस कर रहे हैं, इधर से भी फोर्स है, इधर से भी फोर्स है, इधर से भी फोर्स है, ऊपर से भी फोर्स है, तो वो हिल नहीं पा रही है बॉल। यू विल लर्न अबाउट बैलेंस फोर्सेज इन हायर ग्रेड। तो ये बैलेंस फोर्सेज जो है ये क्या होते हैं, इनके बारे में आप बड़ी क्लासेस में समझेंगे। अभी हम सिर्फ जो नॉर्मल फोर्सेज के बारे में एक्सप्लेनेशन है, इंट्रोडक्शन है, वो जानने वाले हैं। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। सो आर फोर्सेज एंड इंटरैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट, क्या जो फोर्स है ये एक तरीके का इंटरैक्शन है, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में टकरा रही हैं, इंटरैक्ट कर रही, तब हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, जब हमने टेबल को पुश किया तो आपके हाथ
वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, टेबल। तो आपने टेबल को धक्का दिया तो आपका हाथ क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, क्योंकि हाथ धक्का दे रहे हैं। अब ये टेबल क्या हो गया, दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। सो हियर वी कैन से दैट योर हैंड एंड द टेबल आर टू ऑब्जेक्ट्स इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। यहाँ पे यही तो हो रहा है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं और दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब जाके फोर्स लग रहा है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द एक्शंस लिस्टेड इन टेबल 5.1। अब 5.1 टेबल में जो भी चीजें लिस्टेड है वो आप बात करो, जो भी हमने फिल किया था। हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर इन्वॉल्व इन ईच ऑफ दीज एक्शन। तो आप देखोगे, नोटिस करोगे दैट फोर्सेस रिजल्ट ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इंटरैक्टिंग इन सम वे और अदर। दो चीजें जब तक आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगी कोई फोर्स नहीं लगेगा। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले। जैसे पहला हमने इसमें एग्जाम्पल क्या देखा था टेबल 5.1 में, देखो यहाँ पर कि एक बच्चा है, आपका दोस्त है, वो बाइसिकल को अपनी तरफ खींच रहा है ना। तो अपनी तरफ खींच रहा है मतलब वो एक तो उसके हाथ हो गए और एक आपकी बाइसिकल हो गई, तो दो चीजें इंटरैक्ट कर रहे हैं। ऐसे हिटिंग अ मूविंग बॉल, बॉल पहला ऑब्जेक्ट हो गया और बैट दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये दोनों इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो कोई दो चीज होगी तभी जाकर जो फोर्स है वो एक्ट करती है। ओके, नाउ a force is a push or pull on an object resulting from the object's interaction with another object। तो फोर्स क्या हो गया, अगर हम अब डेफिनेशन की बात करें तो फोर्स अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था पुश या पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ, किस कारण होता है, जब ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, है ना। ऐसा यूनिट फोर्स की होती है न्यूटन। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में भी मैंने बताया था 6th वाले में। तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसे हम स्मॉल एन से लिखते हैं। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है कैपिटल एन। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अ स्टेप फर्दर। When you push the table with your hand, did you feel a force on your hand too? जैसे टेबल को आप धक्का दे रहे हो तो क्या लगता है आपको कि आपके हाथ में पेन नहीं हो रहा होता है ना। जब कोई भारी चीज को आप धक्का देते हो तो आसानी से थोड़ी चली जाती है, थोड़ा प्रेशर तो आपके हाथ पे भी फील होता है ना। तो वो जो फोर्स है तो क्या आपके हाथ में लगता है। तो द मोमेंट यू स्टॉप पुशिंग द फोर्स ऑन योर हैंड इट इज अपीयर्ड। और जैसे ही आप धक्का देना बंद करते हो तो आपके हाथ में वो फोर्स नहीं लग रहा होता। सो जब दो चीजें इंटरैक्ट करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल पे ही फोर्स लग रहा है, आपके हाथ पे भी फोर्स लगता है। तो हर दो चीज या जितने भी चीजों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, ईच ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स फ्रॉम द अदर। टेबल भी आपको फोर्स फील करा रही है। एज सुन एज द इंटरैक्शन सीजेस द टू ऑब्जेक्ट्स नो लॉन्गर एक्सपीरियंस द फोर्सेस। सीजेस मतलब होता है रोकना, है ना, खत्म करना, रोकना। तो जैसे ही आप इंटरैक्शन बंद करते हैं, आप अपने हाथ हटाएंगे तो टेबल भी फोर्स लगाना बंद कर देगा। तो आप कहोगे टेबल कैसे फोर्स लगा सकता है। सो यही आगे पढ़ना है ना। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। पहली हेडिंग देंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सो इन मेनी सिचुएशन वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिटवीन आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। दिस कॉन्टैक्ट कैन बी डायरेक्ट सच एज यूजिंग आवर हैंड्स और द अदर बॉडी पार्ट्स, और इनडायरेक्ट सच एज यूजिंग अ स्टिक और रोप। जब भी हम फोर्स लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट्स पे तो फिजिकल टच, फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी हो जाता है हमारी बॉडी और ऑब्जेक्ट के बीच में। चाहे वो हम डायरेक्टली हाथ से धक्का दे रहे हैं, मान लो किसी चीज को हटाना है कहीं से, तो हाथ से भी हटा सकते हो या स्टिक या रोप से। तो डायरेक्ट कब होगा, जब आप अपने हाथ से खुद हटा रहे हो। इनडायरेक्ट जैसे डंडे की मदद से, रोप की मदद से हटा रहे हो। सो फोर्सेस ऑफ दिस टाइप विच एक्ट ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। जब फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही कोई फोर्स लग रहा है तो उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। मतलब उस फोर्स को लगाने के लिए आपको कॉन्टैक्ट में आना, टच करना जरूरी है। ठीक है, नाउ इसमें पहला है मस्क्यूलर फोर्सेस। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब अभी हम कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी चीज को टच करके फोर्स लगा रहे हो तो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट फोर्स का दिया है मस्क्यूलर फोर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्क्यूलर फोर्स व्हेन वी परफॉर्म एन फिजिकल एक्टिविटी। जब हम वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, लिफ्ट करते हैं, कोई सामान पुश करते हैं, धक्का देते हैं, जंप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, द फोर्स इज कॉज्ड बाय एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। तो हमारी जो बॉडी के मसल्स हैं वो फोर्स लगा रहे हैं, है ना। किसी चीज को धक्का दे रहे हो, मसल्स कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल, क्योंकि हमारे मसल्स के एक्शन के कारण ये फोर्स लग रहा है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं। सो मस्कुलर फोर्स अकर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एलोंगेट व्हाइल डूइंग दिस एक्टिविटी। हमारी बॉडी में जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से पास आ रहे हैं, फिर दूर जा रहे हैं, तो
इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये फोर्स वर्क करते हैं, तो हम इन्हें मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे एनिमल, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूज मस्कुलर फोर्सेस फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। जैसे आपने सांप को चलते हुए देखा होगा, ऐसे ऐसे चलते हैं वो, है ना, इनके मसल कॉन्टैक्ट करते हैं फिर एक्सपैंड करते हैं। ऐसे ही फिशेस भी स्विम करती है, हम लोग चलते हैं, तो ये सारे क्या है, मस्कुलर फोर्सेस है जो एक्ट करते हैं। ओके, मसल्स हमारी मूव कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। एलोंगेट मतलब लंबा होना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, एलोंगेट होना मतलब लंबा होना। तो इन मस्कुलर फोर्सेस की वजह से सारे एक्शन हो पाते हैं। ओके, नाउ आगे देखते हैं। Humans use the muscular force of some animals to carry out many tasks for a long time। जैसे यहाँ पर हम ऑक्स यूज करते हैं खेतों में हल चलाने के लिए, तो हम एनिमल्स के मस्कुलर फोर्स का यूज कर रहे हैं अपने काम के लिए। हम यहाँ डंकी का यूज कर रहे हैं ये तांगा चलाने के लिए। तो यहाँ पर भी एनिमल्स क्या कर रहे हैं, अपने मस्कुलर फोर्स से असिस्ट कर रहे हैं ह्यूमन के टास्क को, मनुष्य के कामों को आसान कर रहे हैं। नाउ एवर हर्ड ऑफ, क्या आपने कभी सुना है कि मस्कुलर फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेनी फ्रिक्शंस इनसाइड आवर बॉडी टू। ये जो मस्कुलर फोर्स है हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज में, फंक्शंस में हेल्प करते हैं। ये फोर्स हेल्प करते हैं हमें खाना चबाने में, पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कनाल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। खाना मुंह में जो हम चबा रहे हैं तो हमारे मुंह के अंदर भी तो कुछ एक्टिविटीज हो रही है ना, तो वो एक्टिविटी फिर खाने को अंदर बॉडी में पुश कर रहे हैं, तो वो भी डाइजेशन के प्रोसेस में ये हेल्प होती है, राइट। सो द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आवर हार्ट, आपने हार्ट जो हमारा दिल है उसको पंप करते हुए देखा होगा वीडियोस वगैरह में या फोटोज में, तो उसमें आप देखोगे हार्ट की मसल्स क्या होती है, कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है कभी एक्सपैंड हो रही है, तभी तो धक 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 ऐसा साउंड आता है। सो muscles allows blood to circulate in our body, a process essential for survival। तो अगर ये प्रोसेस ही ना होता, मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, एलोंगेट नहीं होते, तो क्या हमारा हार्ट वर्क कर पाता, नहीं कर पाता। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी एक्टिविटीज है। नाउ नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है? सो यहाँ पे बहुत आसान एग्जांपल से आपको समझाया गया है, तो ध्यान से समझिएगा। अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। एक बॉल है वो रोल करते 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 जा रही है, ठीक है। आप देखोगे थोड़े समय बाद जाकर, प्लेन है एकदम, है ना, फर्श पे आपने फेंका, फिर भी वो थोड़ी दूर जाकर बॉल खुद ही रुक जाती है। अगर वी स्टॉप पैडलिंग आवर बाइसिकल ऑन फ्लैट रोड, इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू स्टॉप। अगर आप अपनी जो साइकिल चला रहे हैं उसको पैडल ना मारे, थोड़ी देर तक मारते रहे तब तक तो चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही साइकिल का पैडल आप मारना बंद करेंगे साइकिल रुक जाएगी। अगर रोड रफ है, ये तो हो गई प्लेन रोड की बात, अगर रोड रफ है ना, उबड़ खाबड़ है, तो वो जल्दी रुक जाएगी। और स्मूथर रूट पे, जैसे प्लेन रोड है आप साइकिल चला रहे हैं, तो थोड़ी दूर आप पैडल नहीं भी मारेंगे तो साइकिल ज्यादा दूर तक जाके रुकेगी। लेकिन अगर खुरदुरी रोड है तो आप थोड़ा भी पैडल नहीं मारेंगे तो वहीं के वहीं रुक जाएगी, है ना। सो यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मेनी एक्सपीरियंसेस व्हाट कॉजेज दैट चेंज इन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इन सच सिचुएशन। तो ऐसा क्या हुआ कि साइकिल का जो पैडल मारा हमने, तो प्लेन पे तो थोड़ी देर में रुकी, लेकिन ऊबड़ खाबड़ में जल्दी रुक गई, लेकिन रुकी, है ना। तो क्यों रुक जाती हैं ये चीजें? सो वी हैव लर्न्ड अर्लियर दैट अ फोर्स इज एसेंशियल टू चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले ही कि फोर्स जो है स्पीड डिसाइड करती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, है ना, कि कितनी स्पीड उसकी होगी। सो हाउएवर इन ऑल सिचुएशन नो फोर्स अपीयर्स टू एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेस एंड दे कम टू स्टॉप आफ्टर सम टाइम। आप देखोगे ऐसा लग रहा है बॉल जब जा रही है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप देखोगे ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे फोर्स जो है कम हो रहा है और चीज जो है वो रुक जा रही है। इज इट पॉसिबल दैट सम फोर्सेस इज इंडीड एक्टिंग ऑन देम? विच फोर्स इज दैट? तो एक तो फोर्स हुआ कि बॉल को मैंने मान लो पैर से धक्का मारा, ठीक है, पैर से मारा तो ये मूव करने लग गई और यहां रुक गई। तो ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैंने धक्का मारा तो यहाँ पे तो मैंने फोर्स दिया उसको, है ना, पुश किया, लेकिन यहाँ ये रुक कैसे गई? तो क्या यहाँ पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है क्या, जिसने इधर से रोका हो या कहीं से रोका और बॉल रुक गई हो? तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि कोई फोर्स, सम फोर्स इंडीड मतलब वास्तव में एक्ट कर रहा हो? अगर ऐसा है तो कौन सा ये फोर्स है? ठीक है, तो लेट अस इन्वेस्टिगेट, एक एक्टिविटी के थ्रू इसी को हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, चलिए पढ़ लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट लेना है फ्लैट बेस के साथ, सच एज एम्प्टी लंच बॉक्स। आप एक कोई भी लंच बॉक्स ले लो जो फ्लैट बेस है उसका, है ना, ज्योमेट्री बॉक्स ले लो या नोटबुक ले लो, उसको टेबल पे रख दो, उसको हम टेबल पे रख देते हैं।
जेंटली पुश इट। अब उस बुक को जिसको आपने टेबल पे रखा है, आपको क्या करना है, इसको पुश करो, धक्का दो बुक को एक तरफ। डज इट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस? बुक को धक्का दोगे तो थोड़ी दूर तो वो खिसकेगी, लेकिन फिर बुक एक जगह पे रुक जाएगी। इज देयर अ फोर्स एक्टिंग ऑन विच ब्रिंग इट टू रेस्ट? तो बुक रुक क्यों गई? जब मैंने इधर से धक्का दिया तो बुक को तो गिर जाना चाहिए टेबल से आगे जाकर, या रुकना ही नहीं चाहिए, टेबल से गिर के भी चलते चला जाना चाहिए, लेकिन बुक तो थोड़ी दूर में ही रुक गई। नाउ रिपीट बाय पुशिंग द ऑब्जेक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। डज इट स्टॉप अगेंस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस? अब अपोजिट डायरेक्शन में आप इसको रिपीट करो, है ना, पुश करना है आपको ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या तब भी ये रुकेगा आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस? तो चलिए आगे देखते हैं, ये रहा यहाँ पे करके दिखाया हुआ है, सो डोंट वरी। यस, ये देखो, जैसे लंच बॉक्स लिया, लंच बॉक्स को ऐसे धक्का दोगे तो ये ऐसा नहीं चलता चला जाएगा, थोड़ी दूर जाके और रुक जाएगा फिर से। तो ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, थोड़ी दूर स्लाइड होके रुक जाता है। दिस मस्ट बी ड्यू टू फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सरफेस ऑफ स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और फ्लोर विच आर इन कॉन्टेक्ट। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कोई ना कोई फोर्स तो है जो एक्ट कर रहा है। कहां पर? हम इधर से धक्का दे रहे हैं, लेकिन जो इधर से रोक रहा है, तो वो ये जो टेबल पे रखा है या फर्श पे रखा है, तो ये फर्श और ये लंच बॉक्स का जो बेस है, इसके बीच में कोई फोर्स है जो एक्ट कर रहा है। ठीक है, लंच के बेस और जो फ्लोर है या टेबल है उसके बीच में। तो दिस फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट। वही मैंने कहा, इधर से हम धक्का दे रहे हैं और ये वाला जो फोर्स है इधर से आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है, दिस फोर्स इज व्हाट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू अ स्टॉप। इसी फोर्स के कारण जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा रुक जाता है। द फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्राइज टू मूव over another surface is called force of friction or simply friction। तो इसी को क्या कहा जाता है? फ्रिक्शन कहा जाता है, कि कोई फोर्स हम लगा रहे हैं और उसे रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन से जो फोर्स लग रहा है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। ओके, सो फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग और ट्राइंग टू मूव। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन वो फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स सिंस it arises due to two surface in contact। तो अभी हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, मस्कुलर फोर्स हमने पढ़ा था। अब हम देख रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो भी क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें कॉन्टैक्ट में आई, लंच बॉक्स पहला, और दूसरा क्या है यहाँ पर है? ये फर्श या टेबल जिसपे भी हमने लंच बॉक्स को रखा है। तो दो चीजें कॉन्टैक्ट में आ रही है, तो फिर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। ओके, फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज इन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। Even surface which appears smooth have a large number of minute irregularities. When placed in contact, the irregularities of two surfaces lock into each other and oppose any effort to move one surface over the other. यहाँ पर देखो, आपको लग रहा है कि ये जो लंच बॉक्स रखा है बिल्कुल प्लेन एरिया पर है ना, लेकिन आप जब बहुत उसको जूम करके इस तरीके से देखोगे तो ये ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये लंच का बेस है या ये है, हमें ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन बहुत माइन्यूट, यहाँ कह रहे हैं कि बहुत माइन्यूट सी, जो हमें नजर भी नहीं आ रही, बहुत सी रेगुलरिटीज होती हैं, जिसके कारण यहाँ पर फोर्स लग के और रुक जाता है ना। अगर स्मूथ होता तो थोड़ा ज्यादा दूर स्लाइड करता, लेकिन यहाँ आप देख सकते हो ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे आपको बेस दिख रहा है, तो इसकी वजह से चीजें जो है वो रुक जाती है ना। इरेगुलरिटीज मतलब प्लेन नहीं है चीजें, थोड़ी उबड़ खाबड़ आपको देखने को मिलेगा। तो दिस गर्ल इज सेइंग, डज दिस मीन दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी ग्रेटर इफ सरफेस आर रफ? तो इसका मतलब ये हुआ कि जब फोर्सेस, जो जिसपे चीज को आप रख रहे हो, अगर वो रफ है, ऐसा है, ऊबड़ खाबड़ है, मतलब प्लेन सरफेस नहीं है, तो फ्रिक्शन और ज्यादा लगेगा, ग्रेटर होगा। प्लेन पे फ्रिक्शन कम लगेगा, जैसे प्लेन टेबल पे आप लंच बॉक्स को रखोगे तो उसको आप धक्का दोगे तो थोड़ी दूर जाके रुकेगा, लेकिन अगर ऐसा, ये ऐसा ऊबड़ खाबड़ अगर सरफेस है, इस पे आप लंच बॉक्स को धक्का दोगे तो थोड़ी ही दूर जाके रुक जाएगा, है ना, क्योंकि ऐसे सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ओके, एक्टिविटी दी गई है, लेट अस एक्सप्लोर। ट्राई एक्टिविटी 5.3 अगेन। अभी जो हमने एक्टिविटी 5.3 की उसको दोबारा से करना है। जैसे लंच बॉक्स रखा था, अब इस जगह लंच बॉक्स की जगह दिस टाइम प्लेस सेम ऑब्जेक्ट ऑन डिफरेंट सरफेस। अब उसको अलग अलग सरफेस पे लंच बॉक्स को रख के देखो, एक बार ग्लास पे रख के देखो, कांच पे, ठीक है, एक बार कपड़े पर रख कर देखो, एक बार वुड पर लकड़ी पर रख कर देखो, एक बार सिरेमिक टाइल्स पे रख के देखो, एक बार रेत पर रख के देखो। अब रेत पे आप रखोगे लंच बॉक्स को, धक्का दोगे तो बहुत कम मूव करेगा,
कपड़े पे रखोगे तो भी कम मूव करेगा, है ना। सो डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस एज इन एक्टिविटी 5.3। मान लो टेबल पे आपने धक्का दिया तो लंच बॉक्स यहां था तो यहां आ जाएगा, ठीक है। रेत पे आप धक्का दोगे तो लंच बॉक्स यहाँ है तो यहीं के यहीं रह जाएगा। तो सब में क्या सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है? नो, है ना। सो डज द ऑब्जेक्ट स्टॉप एट द सेम डिस्टेंस ऑन ऑल सरफेस? नो। फॉर डिफरेंट सरफेस, अलग अलग सरफेस पे ऑब्जेक्ट जो स्टॉप होता है आफ्टर मूविंग डिफरेंट डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस पे रुकेगा। सो हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है कि सरफेस का नेचर कैसा है, जिस कॉन्टेक्ट में वो है, कि टेबल का नेचर कैसा है, वुड का नेचर कैसा है, राइट। सो फ्रिक्शन ग्रेटर होगा। जो इस लड़की का सवाल था कि क्या फ्रिक्शन रफ सरफेस पे ज्यादा होगा, यस, फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होगा रफ सरफेस पे। जो जमीन समतल नहीं है, जो चीजें समतल नहीं है, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा एक्ट करता है। Okay, now a step further, does the force of friction act only if the objects are moving or solid surface? What about objects moving through liquid and gases? अब अभी तक जो भी हमने एग्जांपल देखा, लंच बॉक्स को हम सॉलिड सरफेस पे ही मूव करा रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो चाहे वो टेबल हो। क्या अगर हम लिक्विड में कोई चीज फेंकते हैं, लिक्विड में कोई चीज चल रही है, या गैसेज में, हवा में कोई चीज है, तो क्या उनपे भी ये फोर्स लगता है? उनको भी चीजें रोकती हैं। सो एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड, सभी चीजें, चाहे वो गैस हो चाहे पानी हो, लिक्विड हो, सभी एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके ऊपर। हेंस ऑब्जेक्ट्स जैसे कि एरोप्लेन हो, शिप हो, बोट्स हो या हाई स्पीड ट्रेन हो, इनको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, स्पेसिफिक शेप दिए जाते हैं ताकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगे ड्यू टू एयर और वाटर अराउंड देम। आप देखते हो प्लेन का आगे का एरिया ऐसा होता है ना, इस तरीके से होता है, या बोट जो होती है, नाव जो होती है, वो भी इस तरीके से होती है ना। तो इसका जो एरिया है ये कम रखा है ताकि जो भी यहाँ पे अपोजिट फोर्स लग रहा है, रुकने वाली फोर्स है, उसको कम एरिया आगे अटैक करे तो वो ज्यादा इस फोर्स को अपोज कर पाएगा, है ना। प्लेन वगैरह को ये फोर्स ज्यादा इंपैक्ट नहीं कर पाएगी। ऐसे ही बोट भी पानी से जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा एरिया पे कांटेक्ट नहीं करेगा, तो ये फोर्स जो है कम इफेक्ट करेगी स्पीड को, है ना। तो लेकिन पानी हो, हवा हो, हर जगह पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स, वो लगता ही लगता है। नाउ दिस बॉय इज सेइंग, इज इट एसेंशियल फॉर एन ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्सेस ऑन अनदर ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज बी इन कॉन्टेक्ट विद इट? क्या ये जरूरी है कि जो भी ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे ये फोर्स लगाएंगे? कॉन्टेक्ट हो रहे हैं उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगेगा। सो देखते हैं। तो अभी तक हमने पहला देखा कॉन्टेक्ट फोर्सेस, है ना। कॉन्टेक्ट फोर्सेस के बारे में पढ़ा, इसमें दो हमने पढ़े, एक मस्क्यूलर पढ़ा और दूसरा फ्रिक्शनल पढ़ा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स। नाउ अब हम देखते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जो टच भी नहीं कर रहे हैं और फोर्स लगा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो सकता है? देयर आर फोर्सेस whose effect can be experienced even if the objects are not in contact। बहुत से ऐसे फोर्सेस हैं जो आप टच भी नहीं करेंगे और फोर्सेस अप्लाई होते हैं, जैसे इन्हें हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट को आप लोहे के पास ले जाओ, टच भी नहीं करता है ना, और सेम साइड है तो, और वो अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। सो डू यू रिमेंबर लर्निंग अबाउट मैग्नेट्स, जो हमने ग्रेड 6 में पढ़ा था? हमने देखा था मैग्नेट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। जो भी मैग्नेटिक मटेरियल से चीजें बनी है उनको अट्रैक्ट करता है मैग्नेट। जब दो मैग्नेट्स आपस में पास लाए जाते हैं तो अगर पोल्स लाइक है, मतलब सेम, नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है, तो रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे को दूर भेजते हैं, मतलब अट्रैक्ट नहीं करते। लेकिन अगर अनलाइक पोल्स है, नॉर्थ को साउथ के पास ले जाओ या साउथ को नॉर्थ के पास, तो वो अट्रैक्ट करते हैं। इन अर्लियर चैप्टर ऑफ दिस बुक, आपने इस बुक में भी पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि वी ऑल्सो लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ा है जो बिहेव करते हैं लाइक अ मैग्नेट। अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल। तो ये भी क्या है? पुश और पुल है। जैसे अगर यहाँ नॉर्थ है मैग्नेट का, ठीक है, और यहां पर नॉर्थ है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भेजेंगे। तो ये कौन सा हो गया? फोर्स, पुश, है ना, दूर दूर भेज रहे हैं। अगर यहाँ नॉर्थ और यहाँ साउथ है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? पुल हो गया। तो वही चीज बताई गई है। कैन यू रिकॉल दैट ए मैग्नेट कुड exert force on another magnet or magnetic material without being in contact with it? तो क्या आप रिकॉल कर सकते हैं कि मैग्नेट एक्सर्ट करता है फोर्स दूसरे मैग्नेट पे, है ना, या मैग्नेटिक मटेरियल पे उसके टच में आए बिना? तो एक एक्टिविटी यहाँ दी गई है, लेटेस्ट टेस्ट, चलिए देखते हैं। टेक 2 रिंग मैग्नेट्स, 2 रिंग मैग्नेट्स इस तरीके
के लेने हैं। एक वुडन स्टिक लेना है जो बीच में आपको इस तरीके से अटैच करना है। स्टिक को वर्टिकल पोजीशन में रखना है ओवर अ वुडन टेबल। 2 रिंग मैग्नेट्स इस तरीके से इसमें अटैच कर देना है। अब इंसर्ट द सेकेंड रिंग मैग्नेट अबव इट सच दैट द लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेस ईच अदर। लाइक पोल्स, जैसे यहाँ पर नॉर्थ है तो यहाँ पे भी नॉर्थ है, ऐसे आपको इसको फिक्स करके रखना है। डज द सेकेंड मैग्नेट स्टे फ्लोट अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गिर के, मतलब यहाँ ये जो मैग्नेट हमने ऊपर से डाला ये वाला, तो ये गिर के नीचे इसमें टच नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम पोल है, तो ये रिफ्लेक्ट, ये क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट। नाउ ट्राई पुशिंग द सेकेंड मैग्नेट डाउन जेंटली। इसको आप नीचे खींचने की कोशिश करो तो आप देखोगे एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स है? नाउ रिवर्स द पोल। अब इसको वापस उल्टा कर दो, मतलब ये नॉर्थ रखा था ना यहाँ पर, तो अब इस नॉर्थ की जगह, नीचे वाला तो नॉर्थ ही रहने दो, आप इस वाले को, साउथ वाले को नीचे कर दो, तो आप देखोगे दोनों आपस में चिपक जाएंगे। सो वी फाइंड दैट मैग्नेट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट। बिना कॉन्टैक्ट में आए भी इनके बीच में फोर्स लग रहा है। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट जो दूसरे मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, चाहे वो उसको दूर भेज रहा है चाहे अपने पास बुला रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। सिंस मैग्नेट्स कैन एक्सर्ट अ फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट, बिना टच में आए हो रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। आर देयर मोर सच फोर्सेस व्हिच एक्ट फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्या कोई और फोर्स है जो दूर से ही एक्ट करता हो मैग्नेट की तरह? तो उनके बारे में भी यहाँ एक्टिविटीज दी गई हैं, एक एक करके देखेंगे। ओके, तो पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। आपने बहुत बार देखा होगा इसको, वैसे बच्चे करते रहते हैं क्लासेस में, हमने भी किया था छोटे थे। तो एक बार पढ़ते हैं, बताना किस किस बच्चे ने किया है, कमेंट करना। एक प्लास्टिक का स्केल लेना है या प्लास्टिक का स्ट्रॉ लेना है, कुछ पॉलिथीन के पीसेस लेने हैं और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर इस तरीके से ले लो। रब प्लास्टिक स्केल स्ट्रॉ विग्रसली विद अ पॉलिथीन। पॉलिथीन के साथ ये जो स्केल है इसको पॉलिथीन पे रगड़ लो खूब सारा, है ना। नाउ डू नॉट टच द रब्ड पार्ट विद योर हैंड और एनी मेटल ऑब्जेक्ट। अब पन्नी से रगड़ने के बाद, पॉलिथीन पे रगड़ने के बाद उसको आपको टच नहीं करना है, किसी लोहे हुए के पास नहीं ले जाना, मेटल के पास, या अपने हाथ से टच नहीं करना है। अब इस वाली साइड को, जिसको आपने पॉलिथीन से रगड़ा है, उसको पेपर या आप इन जो भी यहाँ रखा है आपने पीसेस, उसके पास लेकर जाओ। आप क्या देखोगे कि पेपर के जो पीसेस है ये उसमें टच हो रहे हैं, है ना। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू द पीस ऑफ पेपर प्लेस्ड ऑन टेबल टेकिंग केयर नॉट टू टच द पेपर पीसेस। आप मत टच करना, सिर्फ इसको दूर लेकर जाओ, स्केल को दूर ही रखो। आप देखोगे पेपर के पीसेस उसमें टच हो गए, पुल्ड टुवर्ड्स द प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ जो आपने लिया है। When it is brought close to paper piece. Why does this happen? ऐसा क्यों हुआ? जब दो objects of certain material are rubbed together, जैसे किसी चीज का कोई मटेरियल बना हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स आप ले लो और उसको रगड़ो आपस में, तो एक इलेक्ट्रिकल चार्जेस बनने लग जाता है। ये जो चार्जेस है इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्जेस। नाउ एज दे डू नॉट मूव बाय देमसेल्फ, वो खुद तो मूव नहीं होते हैं, जो ऑब्जेक्ट जिनको हम आपस में रगड़ रहे हैं, दैट एक्वायर स्टैटिक चार्जेस इज सेड टू बी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। तो जैसे ये जो स्केल था इसने अपने अंदर चार्जेस ले लिए, तो इसे हम क्या कहेंगे? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, है ना। ये क्या हो जाएगा? चार्ज ऑब्जेक्ट। इसने पॉलिथीन से अपने स्टैटिक चार्जेस ले लिए। हाँ, तो अ चार्ज ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट दैट इज exert a force on uncharged object। अब ये पेपर अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे इन अनचार्ज ऑब्जेक्ट को जो किसी सर्टेन मटेरियल के बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे पीसेस ऑफ पेपर हमने लिया, तो ये अनचार्ज है और स्केल क्या है? चार्ज है। सो दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टेक्ट। ये दोनों टच नहीं हो रहे, फिर भी जो चीजें हैं वो अट्रैक्ट हो रही हैं। एक और एक्टिविटी इसमें बताई गई है, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, उनके ऊपर हम करके देखते हैं। लेट अस डू दिस एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या क्या लेना है? टेक 2 बलून्स, 2 बलून लेने हैं, धागे लेने हैं, वुलन कपड़ा लेना है। इन्फ्लेट 2 बलून्स, दोनों बलून को फुला दो, उन्हें हैंग कर दो इस तरीके से। दे डू नॉट टच ईच अदर, एक दूसरे को टच नहीं करने चाहिए। रब बोथ बलून विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। अब दोनों बलून पे वुलन कपड़ा, ऊनी कपड़ा लेके रगड़ दो, फिर उनको छोड़ दो। अब देखो, बी केयरफुल नॉट टू टच द रब्ड बलून। अब जो रब्ड बलून है उनको आपको फिंगर से टच नहीं करना है। तो अब क्या ऑब्जर्व करोगे कि बलून्स जो है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ये देखो यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ गया, है ना, if they are repelling each other. Now bring woolen cloth used for rubbing the balloon close to one of the rubbed balloon. What happens? अब क्या करना है? वुलन कपड़े को लेकर आना है, rubbing the balloon जो हमने यूज किया था, close to one of the rubbed balloon, किसी एक के पास लेकर आओ। अब क्या होगा? They move toward each other as if they are attracting each other. What do we infer from these observation? तो आप देखोगे ये पास पास आ रहे हैं, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये आगे दिया हुआ है, चलिए पढ़ते हैं।
तो दिस गर्ल इज सेइंग डज इट मीन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या दो तरीके के इलेक्ट्रिकल चार्जेस है? तो चलिए पढ़ते हैं. वी फाउंड दैट टू सिमिलरली चार्ज्ड बलून रिपेल ईच अदर. एक जैसे चार्ज अगर लगे हैं तो वो एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं. वेयर एज जबकि अ चार्ज बलून एंड वुलन क्लॉथ जो कि रब किया गया था वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. क्या इससे ये इंडिकेट होता है कि चार्ज ऑन बलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन वुलन क्लॉथ? वुलन क्लॉथ पे जो चार्जेस है वो अलग है इस बलून के चार्जेस से. सिंस बलून वर चार्ज इन द सेम वे, बलून जो है सेम वे में चार्ज हुए थे, वी कैन से दैट दे हैव एक्वायर्ड सिमिलर चार्जेस. दोनों बलून में एक जैसे चार्जेस आ गए. अभी हमने पढ़ा था मैग्नेट में एक जैसी साइड से तो रिपेल कर रही थी, तो दोनों बलून में जो चार्जेस आए वो एक जैसे आए. एज अ सिमिलरली चार्ज बलून्स रिपेल्ड ईच अदर, वी कैन इन्फर दैट सिमिलर यानी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. वही मैग्नेट जैसा ही हो गया कि जो सेम चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को दूर की तरफ पुश करते हैं. But both the rubbing objects and rubbed objects get charged, but they acquire opposite kind of charges. So rubbing objects इसमें क्या है? जो वुलन कपड़ा है जिससे कि रब किया गया बलून को, और रब्ड कौन है? बलून, जिसको वुलन कपड़े की मदद से रब किया गया है ना. सो गेट्स चार्ज बट दे एक्वायर अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस. इन दोनों में अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस हैं. सो देयर अट्रैक्शन शोज दैट कि अपोजिट काइंड ऑफ चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट करते हैं. दोनों बलून में सेम चार्जेस थे इसलिए रिपेल कर रहे थे. वुलन क्लॉथ में और बलून में चार्जेस हैं, अलग अलग चार्जेस हैं. ठीक है, तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. सो द टू काइंड ऑफ स्टैटिक चार्जेस आर सेड टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो इसमें कौन से दो तरीके के चार्जेस हो गए स्टैटिक चार्जेस? एक हो गया पॉजिटिव और एक हो गया नेगेटिव. Okay, the forces exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is called electrostatic forces. It is a non-contact force. तो non-contact forces के बारे में हम पढ़ रहे थे. ठीक है, तो non-contact force में एक सबसे पहले हमने पढ़ा मैग्नेटिक, ठीक, फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो स्टैटिक चार्जेस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, और फोर्स जो चार्ज्ड बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी या अनचार्ज बॉडी पे लगा रही है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ओके, जैसे चार्ज बॉडी पे बलून और इसका वुलन क्लॉथ का एग्जांपल देखा. अनचार्ज बॉडी पे स्केल क्या था? चार्ज था, और पेपर के पीसेस क्या थे? अनचार्ज थे. तो इसमें जो फोर्स लग रहा है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं. ओके, नाउ आगे दिया हुआ है अ स्टेप फर्दर. चलिए रीड करते हैं. व्हेन द चार्जेस मूव दे कंटिन्यू एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. जब चार्जेस मूव करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो हमने अभी पढ़ा उस तरीके से जब चार्जेस मूव करते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं इलेक्ट्रिकल करंट. एक सर्किट जो बनता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. It is the same current which makes a lamp glow or generate a heating effect or a magnetic effect. ये सेम वही करंट है जिसकी वजह से लाइट जलती है, लैंप ग्लो होता है, या हीटिंग इफेक्ट आता है, या मैग्नेट का इफेक्ट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे तीसरे फोर्स की बात हम कर रहे हैं. एक हमने पढ़ लिया कॉन्टैक्ट, एक हमने पढ़ लिया नॉन कॉन्टैक्ट, अब हम पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स. ये कौन सा फोर्स है? तो चलिए इसके बारे में जानते हैं. एक एक्टिविटी दी गई है उसके थ्रू. सो एक्टिविटी है, लेट अस ऑब्जर्व. एक बॉल लेनी है, उसको थ्रो करना है वर्टिकली अपवर्ड. आप एक बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करो, ऊपर की तरफ थ्रो करो. क्या वो नीचे आएगा? बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो बॉल नीचे आएगी ही आएगी, है ना. नाउ थ्रो इट अगेन, बट दिस टाइम हार्डर. अब उस बॉल को थोड़ी और ताकत लगाकर फेंको. तो ताकत लगा के फेंकोगे तो थोड़ा ऊपर जाएगा. तो क्या फिर वो ग्राउंड पे आएगा? हाँ, तभी भी ग्राउंड पे आएगा. थिंक अबाउट डिफरेंट सिचुएशन अराउंड यू वेयर एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन एनी डायरेक्शन. अब किसी भी डायरेक्शन में चीज को फेंको, फाइनली फॉल्स और कम्स बैक टू द ग्राउंड और फ्लोर. आपने ये रबर है, देखो रबर को नीचे गिराया तो ये भी ग्राउंड पे आ रहा है. फल टूट के पेड़ से गिर रहा है, ये भी नीचे आ रहा है. अगर आप जंप करते हो तो नीचे ही आते हो, ऊपर तो नहीं चले जाते. बॉल जो है हमने ऊपर फेंकी, इसमें भी जा रही है लेकिन फिर नीचे ही आ रही है. आप ऐसे जंप कर रहे हो पूल में तो भी आप नीचे ही आओगे, ऐसे सामने नहीं चले जाओगे, उड़ने नहीं लगोगे, नीचे ही गिरोगे, है ना. तो सम ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ, ये एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है. तो ये अर्थ की तरफ जो चीजें गिर रही हैं यही क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसके बारे में आगे यहाँ दिया हुआ है. व्हाई डू ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल्स टुवर्ड द अर्थ? सारी चीजें, देखो यहाँ पे बॉल गिरा रहे हैं तो भी नीचे गिर रही है, ऊपर उछाल रहे हो तो भी नीचे आ रही है. तो ऐसा क्यों होता है? क्या कोई फोर्स है विच एक्ट्स ऑन देम? कोई फोर्स इन पे एक्ट कर रहा है?
तो ये कौन सा फोर्स है इसके बारे में जानते हैं। सो सिंस ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ, इट मींस अर्थ अट्रैक्ट्स पुल देम। अर्थ क्या कर रही है, अपनी तरफ उन चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है अपनी तरफ, है ना। द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स जो अर्थ अपनी तरफ चीजों को खींचने के लिए लगाती है, उसी को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। Okay, so gravitational force exerted by earth is also called force of gravity और simple gravity। इसी को जो अर्थ फोर्स लगा रही है ना, इसी को ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटी कहा जाता है। ओके, नाउ आगे देखते हैं। Since the gravitational force acts without contact with the object it attracts, it is a non-contact force। तो gravitational force भी किसका एग्जाम्पल है, non-contact force का, है ना। contact force पढ़े, non-contact force हम पढ़ रहे थे, तो उसी में gravitational force भी आ गया, है ना। non-contact force में हमने सबसे पहले कौन सा पढ़ा था, मैग्नेटिक, है ना, शॉर्ट में लिख रही हूं। फिर दूसरा क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। देन थर्ड अब हम क्या पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि ये टच नहीं कर रहा। देखो बॉल ऊपर है और अर्थ नीचे से खींच रही थी, कैसा फोर्स है, बिना कांटेक्ट में आए तो नॉन कांटेक्ट, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स, वो अट्रैक्ट करती है चीजों को अपनी तरफ। मैग्नेट की तरह नहीं है। मैग्नेट क्या है, सेम पोल, सेम चीजें, सेम पोल अगर लाते हैं तो वो रिपेल भी तो कर रही है, दूर भी तो भेज रहे हैं, लेकिन और ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता, है ना। या इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी हमने देखा कि जो चार्ज और चार्ज आ रहे हैं, सेम चार्जेस है, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और अलग अलग चार्जेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, वो अलग है, किससे, मैग्नेटिक फोर्स से और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, विच कैन बी ईदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये मैंने आपको समझा दिया कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक दोनों ही, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स है। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, आप देखोगे कि जब कोई चीज ऊपर से आप हाइट से गिरा रहे हो, सो इट टेक्स अ स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड बिफोर टचिंग द ग्राउंड। वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चलेगी, है ना, बॉल के ऐसे ऐसे नहीं होगी चीज, बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, आप ऊपर भी फेंकोगे ना उसको सीधा किसी ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट मूव्स अप स्ट्रेट, वो ऊपर स्ट्रेट जाएगी, स्लो होगी उसकी स्पीड, फिर स्टॉप होगी थोड़ी देर के लिए मोमेंटरली एट द टॉप, वहां पर रुक जाएगी, और फिर स्ट्रेट वर्टिकल डाउनवर्ड आने लगेगी। यहाँ पे क्या समझाया गया है, मैं एक बार और बता देती हूँ। दोनों चीजें बताई गई है, जो ए और बी यहाँ एग्जाम्पल दिया ना, वही यहाँ पे बताया गया कि आप किसी चीज को वर्टिकली नीचे फेंक रहे हो तो सीधे वो चीज जमीन पे आएगी। अगर आप किसी चीज को ऊपर फेंक रहे हो तो वो सीधे जाएगी ऊपर, फिर थोड़ी देर के लिए, एक मोमेंट के लिए यहाँ रुकेगी, फिर वो नीचे डाउनवर्ड मूव करने लग जाएगी, स्ट्रेट, है ना, स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स। नाउ आगे क्या दिया है, while going up, the speed of the objects goes on decreasing till the objects come to a stop, its direction of motion changes, and while coming down, the speed goes on increasing। जब चीज को आपने ऊपर फेंका, बॉल को ऊपर फेंका, तो स्पीड क्या हो रही है, धीरे धीरे घट रही है, स्पीड ऊपर जाते जाते घट रही है। एक जगह तो ऐसा आएगा जहां पे स्टॉप, रुक जाएगी वो स्पीड। फिर जब चीज नीचे गिरने लगती है तो नीचे आते वक्त उसकी स्पीड बढ़ने लगती है। जैसे जैसे अर्थ के पास आती है, अर्थ बहुत जल्दी अपने पास किसी भी बॉल या जो भी चीज है आप फेंक रहे हैं ऊपर से नीचे आ रही है, उसको अट्रैक्ट करती है। तो वी से दैट ऑब्जेक्ट्स अंडरगो अ वर्टिकल मोशन। तो ऑब्जेक्ट्स में कौन सा मोशन लग रहा है, वर्टिकल, नीचे की तरफ चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं व्हेन इट मूव्स इन अ वर्टिकल डायरेक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं वेट एंड इट्स मेजरमेंट। अब वेट और मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो फोर्स with which earth pulls an object towards itself is called weight of the object। अर्थ अपनी तरफ जो चीज को खींच रही है, कितनी स्पीड से खींच रही है, तो वो क्या होता है, कितना वेट है उस ऑब्जेक्ट का। जितना ज्यादा वेट होगा उतनी ज्यादा तेजी से खींचेगी। जैसे इस लड़के का यहाँ क्वेश्चन है, डज द अर्थ पुल एवरी ऑब्जेक्ट विद इक्वल फोर्स। क्या अर्थ जो है हर चीज को बराबर स्पीड से खींचती है, नहीं। आप ऊपर से एक मोर का पंख गिराओ छत पे से, है ना, या फिर कोई हल्की सी चीज गिराओ, एक लीफ ले लो, पत्ता ले लो, तो पत्ता धीरे 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 बिल्डिंग से नीचे गिरेगा छत से, लेकिन अगर आप एक बॉल फेंकोगे तो जल्दी से गिर जाएगा। तो वेट कितना है ऑब्जेक्ट का, उस पर डिपेंड करता है। वेट मेजर्स हाउ स्ट्रांगली एन ऑब्जेक्ट इज पुल्ड बाय अर्थ।
अर्थ कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से किसी चीज को अपनी तरफ खींचेगी उसके वेट पे डिपेंड करता है। सिंस द वेट इज अ फोर्स इट इज मेजर्ड इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ फोर्स। तो वेट जो है वो फोर्स के बराबर ही है ना, तो इसीलिए जो यूनिट होती है वो फोर्स में ही नापी जाती है। तो एसआई यूनिट वेट की भी क्या हो गई, न्यूटन ही हो गई, एन हो गई, है ना। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सो let us now try to find out if earth pulls every object with equal force। तो अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिया गया है एक्टिविटी के थ्रू, लेट अस एक्सप्लोर के थ्रू जानेंगे क्या कि अर्थ हर चीज को क्या इक्वल फोर्स, बराबर फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है। तो ये एक्टिविटी है, लेट अस जस्ट रीड। टेक अ स्प्रिंग एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट मासेस। अलग अलग मास का आपको अलग अलग ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, जैसे पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स या छोटे पत्थर ले लिए आपने। हैंग वन एंड ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम अ नेल। कील से आपको स्प्रिंग को इस तरीके से टांग देना है। फ्रॉम द अदर एंड हैंग एन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व द स्प्रिंग। अब एक तरफ जैसे पत्थर बांध दिया, छोटा पत्थर, बड़ा पत्थर। देन डज द स्प्रिंग स्ट्रेचेस। तो स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच हो जाएगी। आप देख सकते हो ना, हमसे पूछ रहे हैं क्या स्ट्रेच होगी, तो यस। नाउ हैंग अदर ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आप देखो। सो इज द स्ट्रेच कॉज्ड बाय ईच ऑब्जेक्ट द सेम? नहीं, इसमें देखो यहीं तक स्ट्रेच हुआ है, जब कुछ नहीं था तो इतना स्ट्रेच हुआ है, जब हमने भारी लिया तो इतना स्ट्रेच हुआ। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग द स्प्रिंग स्ट्रेचेस ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट बाय अर्थ। कि अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट है उसका फोर्स जो है उतना ही फोर्स अर्थ भी लगाती है उस चीज को अपनी तरफ खींचने के लिए, है ना। Then we find that the stretch caused in the spring is different in different objects। सब में अलग अलग वो लग रहा है, स्प्रिंग जो है अलग अलग स्ट्रेच हो रहा है। इससे ये इंडिकेट होता है कि अर्थ जो है पुल करती है अलग अलग ऑब्जेक्ट को अलग अलग फोर्सेस के साथ। दैट इज द वेट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट। कैन वी यूज द स्प्रिंग टू मेजर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो क्या हम स्प्रिंग को यूज कर सकते हैं किसी वेट को मेजर करने के लिए? यस, एब्सोल्युटली कर सकते हैं। ओके, नाउ अ स्टेप फर्दर। अ स्प्रिंग बैलेंस इज अ सिंपल डिवाइस। जो अभी हमसे बोला था, क्या हम स्प्रिंग को यूज कर सकते हैं तराजू के तौर पे या किसी चीज का वेट नापने के लिए? यस। तो स्प्रिंग बैलेंस, एक स्प्रिंग में तराजू जो होता है, स्प्रिंग से बना हुआ एक तराजू होता है, बैलेंस होता है, जो यूज होता है वेट करने के लिए, मेजर वेट या फोर्स। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। इसमें एक तरफ एक स्प्रिंग फिक्स होता है, हुक से अटैच होता है दूसरी तरफ, है ना। जब उसमें कोई भी सामान जो है हुक में नापा जाता है तो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, और जितना स्ट्रेच होता है उस हिसाब से वेट ऑब्जेक्ट का नापा जाता है। एक स्केल होता है उस बैलेंस में विच इज मेजर्ड टू शो द वेट फोर्स इन न्यूटन। न्यूटन में वो फोर्स जो भी लग रहा है वेट वो बताता है। देन यूजुअली देयर इज ऑल्सो अनदर स्केल टू शो द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मास इन ग्राम। उसी में एक और स्केल होता है जो ग्राम में भी वैल्यूज दिखाता है। ओके, नाउ दीज वैल्यूज हैव बीन मार्क्ड विद assumptions that the spring balance is used on the earth with the earth's gravitational force attracting the object। so ये जो मार्किंग की गई है वो इस हिसाब से कि इस फोर्स के साथ अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स यही है जितनी फोर्स के साथ अर्थ किसी भी सामान को अपनी तरफ खींचती है ना। सो लेट अस लर्न टू मेजर द वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस की मदद से हम कैसे वेट कर सकते हैं वो यहाँ पे दिया गया है। बट फर्स्ट लेट अस फेमिलियराइज आवरसेल्फ विद स्प्रिंग बैलेंस द वे वी डिड विद थर्मोमीटर अर्लियर। तो जैसे हमने थर्मोमीटर के बारे में ग्रेड 6 में पढ़ा था, अब हम स्प्रिंग बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखो इस तरीके से होता है स्प्रिंग बैलेंस, है ना। इसमें स्प्रिंग होता है और यहाँ पर एक हुक दिया होता है जिसमें हम कोई भी चीज लगा सकते हैं तौलने के लिए। इधर ग्राम्स में वैल्यू दी होती है, इधर न्यूटन्स में दी होती है। देखो यहाँ पे जूम करके दिखा रखा है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक्टिविटी दी गई है, लेट अस ऑब्जर्व। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13 केयरफुली। व्हाट इज मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर? कितना मैक्सिमम वेट ये मेजर कर सकता है? सो द मैक्सिमम वेट इट कैन मेजर इज 10 न्यूटन। 10 न्यूटन। इसीलिए जो स्केल का रेंज है वो 0 से 10 न्यूटन तक है। देख लेते हैं एक बार। तो ये देखो 0 से लेके 10 न्यूटन तक का वेट इसमें मेजर हो सकता है। नाउ लेट अस ट्राई टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। अब इसमें सबसे छोटा वेट कितना मेजर हो सकता है? सो लेट अस कैलकुलेट। लुक एट द स्प्रिंग बैलेंस शोन इन फिगर 5.13, यही वाला। और यहाँ पे देखो हाउ मच इज द वेट डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क। दो जो बड़े मार्क है इनके बीच में कितना गैप दिया हुआ है? तो यहाँ पे बताया गया है कि 0 से 1 के बीच में कितना न्यूटन है? 1 न्यूटन। और यहाँ पर 1 से 2 के बीच में 1 न्यूटन। तो इन सबके बीच में 1 न्यूटन का गैप है। अगर आप ये स्मॉलर डिवीजन देखो तो 1, 2, 3, 4, 5 डिवीजन है। सो स्मॉलर डिवीजन, इसमें स्मॉलर मार्क्स कितने हैं दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बीच में? these two bigger marks, there are 5 division between these marks। 5 गैप्स है। देखो 1, 2,
3, 4, 5, है ना। सो हाउ मच वेट डज द स्मॉल डिविजन इंडिकेट, तो एक अगर छोटे लाइन की बात करें इतना यहां तक, तो ये कितना नापेगा। सो 1 स्मॉल डिविजन इज 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 1 न्यूटन ये गैप और इसमें 5 बार में बटा हुआ है, तो इसको हम बांटेंगे तो 0.2 न्यूटन आएगा। 1 को 5 से डिवाइड करो तो ऐसे, तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 5 2 10 यानी 0.2 आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन। ये आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट स्प्रिंग बैलेंस कैन रीड इज 0.2 न्यूटन। नाउ यूजिंग दिस मेथड कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ वेट दैट कैन बी मेजर्ड विद द स्प्रिंग बैलेंस गिवन टू यू। योर स्कूल लेबोरेटरी may have spring balances for which the range and the value of the smallest division may be different। इसमें जो रेंज होगी वो अलग अलग हो सकती है, अलग अलग स्केल में, है ना। तो ये आपको आपके स्कूल में जो वेट हो या आपके घर पे हो, तो उससे आप अलग अलग चीजों का वेट करके और पता कर सकते हैं। इट इज देयरफॉर ऑलवेज नेसेसरी टू लुक केयरफुली एट द स्प्रिंग बैलेंस और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट यू आर अबाउट टू यूज। इसीलिए जब हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे होते हैं, ऐसे स्प्रिंग बैलेंसेस वगैरह को, तो हमें इनकी जो वैल्यूज दी गई है स्केल्स की, वो अच्छे से देखना होता है। नाउ लेट अस नाउ लर्न टू मेजर वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। अब कैसे इसमें नापते हैं, अभी तो हमने समझ लिया कि स्प्रिंग बैलेंस होता क्या है। सो लेट अस मेजर, टेक अ स्प्रिंग बैलेंस एंड अ फ्यू ऑब्जेक्ट्स। एक स्प्रिंग बैलेंस लो, कुछ सामान लो, जैसे यहाँ पे लिया हुआ है कोई एक पत्थर जैसा कुछ है, वो ले लिया मान लो। नाउ कीप इन माइंड दैट ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी हैवियर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट। अब ये 10 न्यूटन तक ही नाप सकता है। अब ऐसा नहीं आपने ऐसा सामान ले लिया जो 10 न्यूटन से भी ज्यादा का है, तो कैसे नापेगा ये, है ना। तो कम लेना है, अदरवाइज इट मे गेट डैमेज। सस्पेंड द ऑब्जेक्ट 1 by 1 फ्रॉम द हुक। इस हुक से इस तरीके से बांध के आपको लटका देना है उस सामान को। रीड द स्केल फॉर वेट केयरफुली एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.2। अब आप हर चीज को जो भी आप उसमें टांग के देख रहे हो, कितना क्या वेट आ रहा है, वो आपको बताना है। ओके, सो यही यहाँ पे कहा गया है इस टेबल में, मेजरिंग वेट यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। जैसे यहाँ पे पेंसिल बॉक्स को रखा तो न्यूटन में कितना वेट आ रहा है वो बताओगे। फिर पार्शियली फिल्ड वाटर बॉटल रखी आपने, तो उसमें कितना वेट आएगा वो बताओगे, है ना। तो इन सब का वेट अलग अलग आ सकता है। जैसे मान लो पेंसिल बॉक्स को नापा तो 2 न्यूटन आया। जैसे पार्शियली फिल्ड, पार्शियली मतलब होता है आधा, थोड़ा सा पानी का बॉटल जो भरा हुआ है, मान लो 5 न्यूटन आया, तो यहाँ वेट करके और तब आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे 5 न्यूटन आएगा तो यहां तक आएगा, 2 न्यूटन आएगा तो यहां तक आएगा। ओके, ये जो स्प्रिंग है वो उतना ज्यादा खींचते जाता है और उस हिसाब से देखो यहाँ पे स्प्रिंग बना हुआ है, ये देखो, है ना, ये तो ये 2 न्यूटन तक खींचेगा। अभी ये कहां तक खींचा हुआ है, 5 न्यूटन तक खींचा हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ यू कैन रिपीट एक्टिविटीज 5.10 to 5.12 फॉर द मास स्केल शोन ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द स्प्रिंग बैलेंस टू मेजर द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जैसे इधर तो हमने न्यूटन में नाप लिया, इस साइड देखो ग्राम्स में दिया है, तो जैसे 2 न्यूटन है तो 200 ग्राम है ना, तो ग्राम में भी आप नाप सकते हो, वही यहाँ पे कहा गया है। नाउ अ स्टेप फर्दर, The mass of an object can be measured indirectly by measuring its weight। मास जो है हम वेट को मेजर करके निकाल सकते हैं स्प्रिंग बैलेंस की मदद से, और कंपेयर कर सकते हैं इसके वेट को विद द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ नोन मास यूजिंग अ बीम बैलेंस, है ना। जिस ऐसे जैसे तराजू है तो हम उसको वैसे भी नाप सकते हैं कि किसी चीज का वेट हमें पता हो, उससे कंपेयर करके। सिंस द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन ऑलमोस्ट द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट इज एक्सेप्टेबल टू वे एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड इट्स मास। मतलब कि अर्थ पे जो वेट होता है किसी भी चीज का वो सेम ही रहता है हर जगह पे, है ना, चेंज नहीं होता है। जैसे किसी भी चीज का मास अलग चीज होती है और वेट अलग चीज होती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो वेट क्या होता है, मास क्या होता है, पहले एक ये कोई चीज है, इसमें कितने पार्टिकल से मिलकर ये चीज बनी है वो इसका मास है, ठीक है। मास यानी कितने एटम्स, कितने पार्टिकल्स इसके अंदर बने हुए हैं। नाउ वेट जो है वो चेंज हो सकता है, जैसे यहां समझा के दिया है। एज वी लर्नड अर्लियर, हमने ये वाला चैप्टर देखा था मटेरियल्स अराउंड अस इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। मास क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट के अंदर कितना ये अमाउंट है मैटर का, मतलब कितने ये आपको डॉट्स डॉट्स दिख रहे हैं, ये होता है मास, ठीक है। नाउ इट इज मेजर्ड इन ग्राम। मास को हम ग्राम में मेजर करते हैं और किलोग्राम में, ठीक है, ग्राम या किलोग्राम में। इट इज द वैल्यू रिमेन्स द सेम एट एवरी प्लेसेस। अब ये जो वैल्यू है ना, जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें 5 डॉट हैं, मतलब 5 मैटर है,
तो 5 ही ये हर जगह रहेंगे, चाहे आप इसको चांद पे ले जाओ, चाहे आप इसको समुद्र के नीचे ले जाओ, चाहे आप माउंटेन्स में ले जाओ, तो मैटर जो है हमेशा सेम रहते हैं। तो मैटर सेम रहता है, इसलिए मास भी हमेशा सेम रहता है। नाउ वेट क्या होता है अपोजिट में अगर हम बात करें, अभी हमने मास समझा क्या होता है, अब वेट समझते हैं। तो वेट ऑन द अदर हैंड इज ग्रेविटेशनल फोर्स विद विच अर्थ और अनदर प्लैनेट पुल्स द ऑब्जेक्ट। कितनी फोर्स के साथ अर्थ किसी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, उस फोर्स को हम, जितना भी फोर्स है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी को हम वेट कहते हैं। क्लियर है? मास और वेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। कहने को वजन जैसा ही फील होगा आपको, लेकिन ये अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। वेट हर जगह सेम नहीं होता, मास हर जगह सेम होता है। इसका एग्जाम्पल भी आगे दिया होगा, चलिए पढ़ते हैं। सिंस ग्रेविटेशनल फोर्स कैन वरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ एंड कैन बी वरी डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स, वेट कैन चेंज बट मास डज नॉट। इसीलिए जैसे मान लो आपका वेट यहाँ पे 30 kg है अर्थ पे, तो आप मून पे जाओगे ना तो वहां पे 1/6 हो जाता है। मतलब यहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स अगर 30 है तो वहां का 1/6, मतलब आपका वेट वहां पर जाके आप करोगे तो ऐसे इसको करोगे 30 का 1/6 यानी 5 kg आपका वेट होगा चांद पे। चांद पे आप 5 किलो ही वेट करोगे। तो इसमें क्या हुआ, मास तो अभी भी आपका सेम है लेकिन वेट अलग हो गया, क्योंकि मून की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ के कंपैरिजन में कम है। ओके, नाउ यहाँ पे वही चीज समझाई गई है। अ स्टेप फर्दर, अ gravitational force of different planets on object is different, thus weight of an object is different on different planet। हर प्लैनेट पे जो वेट का डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ टेबल दिया है, जैसे अगर कोई अर्थ पे कोई 1 किलो की चीज है, मून पे या मार्स पे या वीनस पे या जुपिटर पे, इन सब पे 1-1 किलो की चीज ले ली, तो उसका वेट अगर न्यूटन में आप देखोगे, मास तो सेम है, मास देखो यहाँ पर दिया है सबका 1 kg ही है ना, मतलब हर के अंदर 1 kg मैटर प्रेजेंट है। लेकिन वेट देखो, 1 kg मास का वेट 10 न्यूटन है अर्थ पे, मून पे वही 1.6 न्यूटन है, मार्स पे 3.8 न्यूटन होगा, और विनस पे 9 न्यूटन और जुपिटर पे 25.4 न्यूटन होगा। मतलब जो स्केल अभी हम देख रहे थे 10 न्यूटन तक का, वो तो नाप भी नहीं पाएगा जुपिटर पे उन चीजों को, है ना। तो वेट अलग अलग हो जाएगा। नाउ अ स्टेप फर्दर, इन एवरीडे लाइफ पर्टिकुलरली फॉर द गुड्स वी कॉमनली यूज, वी आर मोर इंटरेस्टेड इन द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, इट्स मास, rather than the force applied by earth upon it, its weight। हम नॉर्मल लाइफ में जो मास है, जितनी चीजों से बनकर कोई भी सामान बना हुआ है, उसको हम ज्यादातर देखते हैं, नापते हैं, वेट को हम ध्यान नहीं देते हैं। However, though while the units of mass are used instead of term mass, मास हम यूज नहीं करते, नहीं लिखते कि 10 मास है, नहीं, इसको हम वही वेट के टर्म्स में ही नापते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट इज सेड दैट वेट ऑफ व्हीट बैग इज 10 kg, 10 किलो वेट है इस गेहूं की बोरी का। लेकिन बट इन साइंटिफिक यूज दिस इज नॉट करेक्ट एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज करेक्ट टर्म्स विद देयर करेक्ट यूनिट्स इवन इफ एवरीडे लैंग्वेज इज मोर कैजुअल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ये जो वेट बता रहे हो कि व्हीट का, गेहूं की जो बोरी है वो 10 kg की है, तो केजी गलत हो गई। केजी तो किसकी यूनिट होती है, मास की यूनिट होती है, ये वेट है। तो वेट क्या होता है, फोर्स की यूनिट, न्यूटन में हमें वैल्यू निकालनी होगी, ना कि केजी और ग्राम में। तो साइंस में इस तरीके से निकालते हैं। नाउ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, मतलब कौन सी चीज डूबेगी, कौन सी चीज तैरेगी। सो इफ वी प्लेस सम ऑब्जेक्ट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर आप अगर कोई चीज रख रहे हो तो कुछ तो तैरने लगेगी, कुछ उसके बॉटम में सेटल हो जाएगी। सो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज एक्टिंग ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करती है। देन व्हाई डोंट ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल टू द बॉटम। जैसे ये बॉटल ऊपर तैर रही है, इसको ग्रेविटी अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रही नीचे की तरफ। सिक्का अगर एक चांदी का या आपका 1 रुपए का 5 रुपए का सिक्का डालो, वो तो फट से नीचे गिर गया, ये बॉटल क्यों ऊपर तैर रही है। सो व्हाइल टेकिंग out water from a bucket filled with water using a mug, do you notice that the mug feels lighter when it is inside water? Let us try to understand this। जैसे एक बाल्टी है, इसमें आपका मग जो है अंदर डूबा हुआ है, ठीक है, जिससे पानी आपको निकालना है वो अंदर डूबा हुआ है। जब आप इसको बाहर निकालते हो तो आपको हल्का फील होता है। जब इसमें पानी भरा हुआ है, आप बाहर की तरफ निकाल रहे हो इसको, तब तो हल्का फील होगा, लेकिन जब आप बाल्टी से बाहर निकाल लोगे तब आपको पानी का वेट फील होगा, है ना। तो इसको कैसे समझेंगे, इसके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए देखते हैं। सो आपको क्या करना है, एक एम्प्टी प्लास्टिक की बॉटल ले लेनी है, उसको टाइटली बंद कर देना है, एक बाल्टी पूरा पानी ले लेना है, फिर पुश द बॉटल इन वाटर, इस बॉटल को बाल्टी के अंदर पुश करना है, आपको दबाना है,
ठीक है। देन डू यू फील एन अपवर्ड पुश, जब आप इसको नीचे दबाओगे तो ये बॉटल अपने आप ऊपर की तरफ उठेगी। क्या ये बाउंस अप होगी, ऊपर की तरफ उठेगी? तो यस, यू वुड हैव फेल्ट एन अपवर्ड पुश, आपको लगेगा नीचे से कोई धकेल रहा है बॉटल को ऊपर। एंड बॉटल बाउंसेस बैक टू द सर्फेस ऑफ वाटर, बॉटल क्या होगा, ऊपर आ जाएगी। ये इंडिकेट करता है दैट वाटर अप्लाइज अ फोर्स ऑन बॉटल इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इससे हमें क्या पता चला कि बाल्टी में जो पानी है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है, बॉटल को ऊपर धकेल रहा है ना। इन फैक्ट ऑल लिक्विड्स अप्लाई अ सिमिलर फोर्स, हर लिक्विड में फोर्स होता है जो ये लगाते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। सो द फोर्स अप्लाइड बाय लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट या बायएंड फोर्स। जो फोर्स लिक्विड लगाती है किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करने के लिए, उसे हम अपथ्रस्ट बोलते हैं या बायएंड फोर्स बोलते हैं। नाउ अब आगे रीड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, कोई भी सामान अगर आप लिक्विड में रख रहे हो तो दो फोर्स अब यहाँ पर लग रहे हैं। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है अर्थ के कारण, जो चीज को नीचे खींच रही है, ये बॉटल को नीचे खींचेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन अभी हमने दूसरा फोर्स पढ़ा, बायएंड फोर्स, जो पानी भी लगा रहा है, लिक्विड भी लगा रहा है ना। ये किधर की तरफ फोर्स कर रहा है, अपवर्ड, इधर की तरफ। मैं इसको दूसरे कलर से दिखाती हूँ, इधर की तरफ पानी का लग रहा है फोर्स। नाउ इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन बायएंड फोर्स, अगर ये फोर्स ज्यादा होगा, है ना, ये फोर्स ज्यादा होगा तो सामान नीचे बाल्टी में बैठ जाएगा। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो सामान डूब जाएगा। मतलब कि अगर जो नीचे से अर्थ जो पुल कर रही है, अर्थ जो नीचे से लगा रही है, वो फोर्स अगर ज्यादा हुआ तो सामान जो भी हम बाल्टी में डालेंगे वो नीचे डूब जाएगा। लेकिन अगर दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो सामान जो है वो फ्लोट होने लग जाएगा। क्लियर है, सामान दो तैरने लगेगा, ना वो नीचे आएगा, मतलब ना डूबेगा और ना बाल्टी से बाहर जाएगा। सो वन ऑफ द फैक्टर ऑन विच बायएंड फोर्स डिपेंड्स अपॉन इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। कितना डेंसर पानी है उस पे भी डिपेंड करता है। ये मैंने आगे के चैप्टर्स में आपको बताया हुआ है। जितना खारा पानी होगा, पानी में ज्यादा नमक है तो वो क्या है, डेंस वाटर है, तो वो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी सामान उतना ज्यादा ऊपर तैरेगा। यू विल लर्न अबाउट डेंसिटी इन लेटर चैप्टर ऑफ दिस बुक। डेंसिटी के बारे में आगे के चैप्टर्स मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो आई होप आपको अपथ्रस्ट और बायएंड फोर्स के बारे में क्लियर हुआ। तो हमने बहुत सारे फोर्सेस के बारे में जाना। अ स्टेप फर्दर, आर्किमिडीज, अ फेमस ग्रीक साइंटिस्ट, एक ग्रीक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इमर्स मतलब डूबना, लिक्विड है उसमें कोई भी सामान या तो पूरा डूबा है या आधा डूबा हुआ है, इट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इट डिस्प्लेस। तो जैसे ये सामान, मान लो पहले पानी इतना था, ठीक है, अब इसमें मैंने कोई सामान डाला और वो सामान अंदर डूब गया, पानी में डूब गया, तो आप देखोगे कि जितना भारी वो सामान था, तो पहले पानी का लेवल यहाँ था, तो अब पानी का ये लेवल बढ़ के यहाँ हो जाएगा। जितना भारी सामान अंदर डूबा उतना ही पानी ऊपर उठ जाएगा। क्लियर है, वही यहाँ पे कहा गया, इसी को कहते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। इफ द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है, मतलब जितना पानी ऊपर उठा है, वो अगर कम है सामान के वेट से, जितने का सामान अंदर डूबा है उससे अगर कम है, तो फिर वो सामान सिंक हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है, इफ द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जितना सामान नीचे गया उतना ही पानी ऊपर उठा, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट होने लगेगा। कम है तो डूब जाएगा और बराबर है तो ऊपर तैरने लगेगा। ओके, नाउ एवर हर्ड ऑफ, यहाँ पे दिया है, देयर आर सम रॉक्स विच कैन फ्लोट ऑन वाटर। कुछ इस तरीके के पत्थर होते हैं वो पानी पे भी तैरते हैं, उन्हें हम ह्यूमस रॉक कहते हैं, विच इज फॉर्म ड्यूरिंग वोल्केनिक एरप्शन। जब वोल्केनो एरप्ट होते हैं ना, तो उस टाइम पे ये रॉक्स बनते हैं। जब लावा विद लॉट्स ऑफ गैस एंड वाटर वेपर्स कूल क्विकली, इट ट्रैप्स टाइनी बबल्स ऑफ गैस इनसाइड। जो वोल्केनो में से लावा बाहर आता है ना, मैग्मा बाहर आके लावा बनता है, वो जब ठंडा होता है तो जल्दी अगर ठंडा हो जाए तो उसके अंदर कुछ गैस बबल्स रह जाते हैं, जो इस तरीके से उसको पोरस बना देते हैं रॉक्स को। दिस क्रिएट्स अ लाइट पोरस रॉक फिल्ड विद एयर पैकेट विच इज लेस डेंस एंड वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट। पानी से कम डेंसिटी होती है इनकी, इसीलिए ये पानी के ऊपर रखते ही तैरने लग जाते हैं। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर। अब स्नैपशॉट, इसकी समरी देख लेते हैं। अ फोर्स क्या है, अ फोर्स इज अ पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी दूसरे सामान को कोई एक
सामान कैसे इंटरैक्ट कर रहा है उसके साथ, वैसे फोर्स लगता है। एसआई यूनिट जो फोर्स की होती है वो न्यूटन होती है। एन सिंबल होता है। फोर्स कैन एक्ट विद और विदाउट कॉन्टैक्ट। मस्कुलर फोर्स जो होते हैं और फ्रिक्शनल फोर्स, ये कुछ एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स के, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये टाइप है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। फोर्स क्या क्या चेंज कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट की स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन या दोनों। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इलास्टिसिटी हमने देखी थी रबर की, है ना। द फोर्स विच कम्स इनटू प्ले व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव और ट्राइज टू मूव ओवर अनदर सरफेस इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और सिंपली फ्रिक्शन। जो लंच बॉक्स वाला एग्जांपल हमने देखा था, ये डायरेक्ट अपोजिट साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की जो मूविंग हो रही है, ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इस तरफ से लगता है। सो एन देन फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट। मैग्नेट जब किसी और मैग्नेट पे या मैग्नेटिक मटेरियल पे अपना फोर्स एक्सर्ट करता है तो उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज्ड बॉडी। चार्ज बॉडी किसी अनदर चार्ज बॉडी पे फोर्स लगाती है या फिर किसी अनचार्ज बॉडी पे लगाती है तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो हमने वुलन क्लॉथ और एग्जाम्पल देखा था बलून का। देन नेक्स्ट है यहाँ पर द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट। अर्थ अपनी तरफ जिस फोर्स से चीजों को खींचती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इसमें पुल होता है, पुश नहीं होता है। देन फोर्स विद विच द अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। एसआई यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज्ड वेयर एज इट्स मास में वरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था इसलिए नहीं समझा रही हूँ कि मास जो है हर जगह सेम रहता है लेकिन वेट जो है डिफर करता है ना, क्योंकि वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी तेज है, मतलब कैसा है, वही डिसाइड करता है कि किसी भी चीज का वेट कितना होगा। तो वेट अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। When an object is placed in a liquid, the force applied by a liquid on an object in the upward direction is called upthrust और bind force। ठीक है, तो इसके साथ हमने ये देख लिया है, समरी भी देख ली, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में कीप द क्यूरियोसिटी अलाइव, क्वेश्चन आंसर्स देख लेंगे, समरी देख लेंगे और एग्जाम बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेंगे। Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.